आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैम आ रही है। सही है, सही आ रही है ना आवाज? आवाज कम तो नहीं आ रही? ठीक आ रही है मैम, बिल्कुल सब। सही है। कल हमने परसों हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? किसी को कुछ याद है? याद है किसी को कुछ? मैम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1 और विटामिन B2। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन B1 और विटामिन B2 पढ़ा था, ठीक है। जी मैम, जी मैम। और उसमें क्या क्या पढ़ा था? देखा था घर में आप लोगों ने? ये मैम वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले। अनम्यूट करा मध्ये माझ्या जागा होत नवर दले अनम्यूट काढिए सूर्य तक पर यही आपकी फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट थे? आप लोग क्लासेस जो हैं स्टूडेंट, सैटरडे को भी कम थे आप लोग? क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाकी जिसमें आना होगा वो आ जाएगा। आवाज आ रही है सबको? जी मैम आ रही है। ना है तो मुझे बताना है। कल हमने विटामिन B1 पढ़ा था, ठीक है। जो विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास के। जी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये स्लो स्लो आ रही है। स्लो स्लो आ रही है? अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ अब आ रही है, ऐसा अब आ रही है। अब आ रही है, ठीक ठीक है। पहले थोड़ा सा स्लो स्लो आ रही थी और ये मेरा मोबाइल जो इसका आवाज बहुत कम है। चलो ठीक है, आप लोग जो है अपने माइक शाबाश बंद कर दें, ठीक है। माइक बंद कर दें, फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, हमने जो है परसों पढ़ा था वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें हमारे पास विटामिन सी आ जाता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, ठीक हो गया। विटामिन B1 हमने पढ़ लिया था, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। उसके सोर्सेज क्या थे? लीवर था, सीड्स हैं, वीट है, एग है। फिर हमने उसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस पढ़ा। फिर हमने बताया कि ये जो है एक्ट एज अ कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन को जो है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। पहले पहले आपके पास क्या होता है, थायामीन जो है विटामिन B1 इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पहले ये एक्टिवेट होता है ATPs की कंजम्पशन से, जिसमें से एक क्या होता है, फास्फेट ग्रुप निकल कर थायमीन के साथ जाकर अटैच हो जाता है, जो कि बनाता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। ये थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में बहुत जो है अहम रोल प्ले करता है। और ये नीचे जो हमारे पास स्टेप दिए हुए हैं, पायरुवेट और अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ठीक हो गया। ये वो स्टेप्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक हो गया। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और इनके लिए थायमीन का होना बहुत ज़रूरी है इनकी रेगुलेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमने जो फंक्शन पढ़े थे, ये जो है नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन में, न्यूरॉन की कंपोजिशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। लिपिड्स के रिएक्शन जो होते हैं उनमें अहम रोल प्ले करता है। उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ आयन चैनल्स, ठीक है। आपका जो आयन चैनल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम गेटेड चैनल है, सोडियम गेटेड चैनल है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं। और डिफरेंट जो है ऑस्मोरेगुलरिटी बैलेंस, आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। कैल्शियम चैनल जो है ये आपकी ओवरऑल जो बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है
उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको जो है रेगुलेशन जो है आयन चैनल की रेगुलेशन में थायमीन बहुत अहम रोल प्ले करता है। फिर हमने क्या पढ़ा था, डेफिशिएंसीज पढ़ी थी। ठीक है, डेफिशिएंसी क्या है कि पहली थी बेरी बेरी डिजीज, इसका मैंने आपको कहा था हाईलाइट कर लेंगे, आपके एमसीक्यूज में रिपीट होती है। ठीक हो गया, बेरी बेरी डिजीज थी। फिर बच्चों में उसके सेपरेट सिम्टम्स थे, बड़ों में सेपरेट थे। फिर उसके बाद हमने पढ़े था राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये भी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस में आ जाता है, ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसको हम कहते हैं विटामिन B2। और इसकी सोर्सेस क्या होंगी, मीट्स है, नट्स है, मिल्क है, फिश है और एग है। फिर इसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस भी पड़ा और इसमें जो हमारे पास दो कोएंजाइम थे वो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और मोनोन्यूक्लियोटाइड दो थे। ठीक हो गया। फिर डेफिशिएंसीज में पड़ी कि अगर इसकी कमी हो जाएगी जिस्म में तो आपके लिप्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन होती है, आईज में जख्म हो जाते हैं, लिप्स पे जख्म हो जाते हैं, आईज ड्राई हो जाती हैं और आपकी विजन जो है ओवरऑल इसके ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ा था राइबोफ्लेविन के बारे में। आज हमने क्या स्टार्ट करना है, नियासिन। ठीक है, नियासिन जो है ये क्या है, विटामिन B3 है। ठीक हो गया, ये भी क्या है, विटामिन B3। इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं अब, वाटर सॉल्युबल विटामिन। उसके अलावा मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी वाटर सॉल्युबल विटामिन की, कि जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, ये रेडिली एक्सक्रीटेबल होते हैं आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी से ये खारिज हो सकते हैं, इसलिए इनकी टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में नहीं होती। जबकि फैट सॉल्युबल जो है वो जबकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, खारिज नहीं हो पाते, तो उनसे हमने एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, जब लेवल बढ़ जाएगा तो फिर क्या साइड इफेक्ट होंगे। अब नियासिन जो है इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, अदर नेम इज निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड, ये हाईलाइट कर दे। अदर नेम इज निकोटिनिक एसिड एंड निकोटिनामाइड, इसको शाबाश हाईलाइट करें, एमसीक्यूज में ये चीज आती है कि नियासिन के जो है अदर नेम्स क्या है, वो आपको कुछ ऑप्शन देगा, जो सही होगा आपने उस पर टिक करना होगा। इट इज आल्सो यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन जो है उसकी सिंथेसिस में अहम रोल प्ले करता है। ट्रिप्टोफैन अब क्या है, ट्रिप्टोफैन जो है एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में अहम रोल प्ले करता है। ट्रिप्टोफैन इटसेल्फ प्रोटीन है, ठीक है, अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है और ये हेल्प करता है सीरोटोनिन की फॉर्मेशन में। ठीक है, सीरोटोनिन को बनाने में क्या करता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है। अब सीरोटोनिन क्या है, इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये मैं एंड वाली एक स्लाइड न्यू डाल रही हूँ, उसके ऊपर आपको लिख के बताती हूँ, लास्ट में एंड पे एक स्लाइड डाल रही हूँ। ठीक है, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन जो है लिख ले, इट इज द कर्सर ऑफ ट्रांसमीटर इट इज द प्रिकर्सर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये कहाँ चला, ठीक है, सीरोटोनिन। अब ये सीरोटोनिन क्या है, 5-HTP इसको कहा जाता है। ठीक है, सीरोटोनिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे मूड को रेगुलेट करता है। क्या करता है, हमारे जो मूड है उसको रेगुलेट करने में इसका बहुत अहम रोल है, हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ मूड। हेल्प रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब ट्रिप्टोफैन किसकी वजह से बनता है, सिंथेसिस में उसके कौन इन्वॉल्व होता है, विटामिन B3 इन्वॉल्व होता है। और ट्रिप्टोफैन जो है वो है क्या, इटसेल्फ ये जो है प्रिकर्सर है
ट्रिप्टोफैन प्रोटीन है, अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसके बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। और वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? सेरोटोनिन है। ठीक है, ये जो अब सेरोटोनिन है हमारा जो है मूड रेगुलेशन, उसमें अहम रोल प्ले करता है। मूड, आपने देखा होगा डिप्रेशन का वर्ड सुना है? डिप्रेशन का सुना है ना? जो डिप्रेशन होता है ये कब होता है? जब सेरोटोनिन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, तब जो है आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स अपेयर होते हैं, जिसमें आपका जो है सैड मूड होगा, ठीक है, वीपिंग स्पेल्स होंगे, बात बात पे बंदा रोने लग जाता है, नींद नहीं आती, एग्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, मूड जो है वो आपका रेगुलेट नहीं हो पाता। तो किसकी वजह से नहीं हो पाता? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जब सेरोटोनिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, इसकी समझ आ गई है? दोबारा अपने टॉपिक पे जाते हैं। समझ आ गई है इसकी? जी मैम। ये मैम प्रोटीन कहते हैं जी, जो हमारे इसको रेगुलेट करता है, बात बात पे गुस्सा आता है, और इसकी थोड़ी सी समझ नहीं आ गई। नहीं समझ आए? आप अपना वॉल्यूम बंद करें, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ कर दें। ठीक है, हम पढ़ रहे थे नियासिन, और हमने पढ़ा नियासिन के अंदर जो है ये ट्रिप्टोफैन, इट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। देखें स्लाइड शेयर हो रही है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको? ट्रिप्टोफैन क्या है? इट एक्ट एज अ प्रिकर्सर, ये प्रिकर्सर के तौर पे एक काम करता है, अमाइनो एसिड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और ये क्या करता है? एक हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसकी रिलीज में बहुत अहम रोल प्ले करता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? सेरोटोनिन है। और सेरोटोनिन जो है आपके मूड रेगुलेशन में हेल्प करता है, आपके मूड को रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये नियासिन का फंक्शन है। आप अपना शाबाश माइक बंद कर दें। अब हमारे पास क्या है? सोर्सेस क्या है इसकी? नियासिन आपको किस किस चीज से मिलेगा? मिल्क है, लीन मीट। लीन मीट किसे कहते हैं? जिसमें फैट्स नहीं होंगे, ठीक है, जिसमें चर्बी नहीं होगी, जिस गोश्त के अंदर, उसको हम लीन मीट कहते हैं। लीन मीट क्या होता है? विदाउट फैट्स जो मीट होगा, गोश्त होगा, उसको हम लीन मीट कहते हैं। सीरियल्स, अनाज, और फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन, जब ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म होता है तो ट्रिप्टोफैन से जो है नियासिन भी एक्सट्रैक्ट होता है। उसके अलावा इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर भी बन रहा है, ट्रिप्टोफैन जो है आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और उससे भी जो है नियासिन की सिंथेसिस हो रही है। और ये ट्रिप्टोफैन उसके अलावा जो है सेरोटोनिन हार्मोन की रेगुलेशन में भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, जो कि इंटर्न आपके मूड के ऊपर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, सोर्सेज इसकी क्या है? मिल्क है, लीन मीट। लीन मीट मैंने आपको क्या बताया? कौन सा मीट होता है? जिसके ऊपर फैट्स नहीं होंगे। ठीक है, सीरियल्स हो गए। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन जो है उससे भी हमें क्या मिलता है? नियासिन मिलता है। अब रिकमेंडेड डेली अलाउंस इसका क्या है? आपको दिन में कितना जरूरत होता है, रिक्वायर्ड होता है? शीरख्वार जो बच्चे होंगे 6 मिलीग्राम, अडल्ट के अंदर 17 टू 21 मिलीग्राम। ठीक है, इसको शाबाश हाईलाइट करें, इसको हाईलाइट कर लें अपने एमसीक्यूज के लिहाज से। इन्फेंट्स और एडल्ट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं ये आपने सारी याद करनी है, जितने भी विटामिन हैं उनकी वैल्यूज आपने याद रखनी है। अब इसके अंदर जो दो कोएंजाइम्स हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव कोएंजाइम है, वो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे देखें नेड और नेड पी लिखा हुआ है। उनमें दो थे, कौन से थे? फ्लेविन थे, एक फ्लेविन था, ठीक है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड था, और इसमें क्या है? फ्लेविन निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इसके कोएंजाइम्स हैं जो कि हेल्प करेंगे फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करने में। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब आपने इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है, और इनके एब्रिविएशन याद रखने हैं, मजीद इनकी इतनी डिटेल में नहीं जाना। ठीक हो गया। अब विटामिन B3 की जब डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे कौन कौन सी डिजीजेस जो है वो हो सकती हैं? ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो है प्लेग्रा, यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है ये, इट लीड टू प्लेग्रा। ठीक है, अब प्लेग्रा क्या होता है ये भी आपके एमसीक्यूज में बार बार जो है बात रिपीट हुई है। प्लेग्रा जो है आगे आपका बुक में भी लिखा हुआ होगा, ये वो डिजीज होती है जो आपकी जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है, सीएनएस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है क्या करती है? उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, आपका ब्रेन और आपकी जीआईटी को जो अफेक्ट करती है डिजीज, वो क्या है?
प्लेग्रा है, ठीक हो गया। इन क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, ठीक है। क्या होता है, क्या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जख्म हो जाते हैं जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है आगे आपकी पेरिटल लाइनिंग के ऊपर, आपकी ट्रेकिया के ऊपर। और इसका काम क्या होता है, जब नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन और सिलिया होते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है फेरेंक्स है, लैरिंक्स है, ओसोफेगस है, ये डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। ओसोफेगस है, ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, ट्रेकिया, ओसोफेगस से फिर वो आपका स्टमक आ जाता है, फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारी जितनी भी जीआईटी की लाइनिंग है, इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग प्रोटेक्टिव कोट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक तो आप जो फूड लेते हो, ठीक है, उसको जो है फूड को डिजॉल्व करने में भी हेल्प करता है, और आपकी जो है लाइनिंग को एरोजन से भी बचाता है, ठीक हो गया। तो अब जब इस म्यूकस मेम्ब्रेन में जो आपके मुंह के अंदर है और पूरी जीआईटी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर है, ये क्या होगी, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। जब आपको विटामिन नियासिन जो है, B3 जो है, उसकी जब आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी तो उससे आपको एक डिजीज होगी, और वो डिजीज क्या होती है कि आपकी जीआईटी और आपके सीएनएस को अफेक्ट करती है। अब जीआईटी मैम जी, जेटी का क्या मतलब? जीआईटी ये मैं लिख के दे रही हूँ, जीआईटी का लिख लें, क्या बात, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। जीआईटी जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को कहते हैं, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक क्या होता है, आपके मुंह से लेकर, ठीक है, आपकी खुराक वाली नाली, आपका मैदा, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा जीआईटी ट्रैक है। समझ आ गई अब? ये सारा क्या है, आपका जीआईटी ट्रैक है, ठीक हो गया। इसके अंदर जो म्यूकस की लाइनिंग होती है, ठीक है, ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती हैं जितनी भी जीआईटी ट्रैक के अंदर, चाहे वो स्टमक की मेम्ब्रेन है, चाहे आपके खुराक की नाली की मेम्ब्रेन, इनके ऊपर म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। ये म्यूकस क्या होता है, ये उनको प्रोटेक्ट करता है, वो आपके फूड को मॉइस्ट करता है। अगर एयर पैसेज वे पे म्यूकस मेम्ब्रेन है तो वहाँ पे वो क्या करता है, आपकी एयर को मॉइस्ट करता है, और टेम्परेचर के मुताबिक जो है उसको क्या करता है, वार्म करता है, ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए। और जब जीआईटी में होगी तो वो क्या करता है, उसको वहाँ पे जो है म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी जीआईटी की लाइनिंग को एरोजन से बचाती है। पीएच जो है वो अगर ज्यादा हो जाए तो आपके मैदे पे जख्म ना हो जाए, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन का वहाँ पे ये काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करती है आपके मैदे को। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब डेफिशिएंसी होगी तो उस डेफिशिएंसी से विटामिन B3 की, तो प्लेग्रा हो जाएगा, वो आपके जीआईटी के ऊपर अफेक्ट करेगी, और सीएनएस ब्रेन के ऊपर, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। अब क्या होगा, जीआईटी के डिफरेंट पार्ट जो अफेक्टेड होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेमरेज, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेमरेज, इसको हम अल्सर भी लिख सकते हैं। मैदे का अल्सर सुना हुआ है ना, अल्सर के बारे में सुना हुआ है। क्या होता है कि जब जी आपके मैम। जी, जब आपके मैदे की पीएच जो है वो एसिडिक होती है, ठीक है। एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी जो है ऐसा निज़ाम बनाया है कि मैदे की पीएच जो है वो एसिडिक होगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते वो पीएच थोड़ी सी अल्कलाइन हो जाती है, बेसिक हो जाती है, ठीक है। तो जितना फूड जो होगा वो कुछ फूड की अमाउंट जो है वो एसिडिक मीडियम के अंदर डिजॉल्व होती है, कुछ की जो है वो अल्कलाइन पीएच के अंदर डिजॉल्व होती है। अब क्या होता है कि कुछ फूड ऐसे होते हैं या कुछ दवाइयाँ जब आप लेते हो तो आपके मैदे में ज्यादा जलन स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों के जख्म हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिर वो आपको जो है तकलीफ देता है, ठीक हो गया। तो प्लेग्रा भी एक ऐसी डिजीज है जो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होती है, और ये भी क्या करेगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेमरेज करती है, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी वेसल्स हैं वो टूट जाती हैं, हेमरेज हो जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जख्म होने की वजह से जो है अल्सर लिख दे इसकी जगह पे, डायरिया, ठीक है। जीआईटी जो है जब वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन की एरप्शन हो जाएगी, तो क्या होगा, आपको डायरिया, लूज मोशंस को कहते हैं, लूज मोशंस, ठीक है। लॉस ऑफ वेट, वेट कम होने लग जाता है, ठीक है। एपिटाइट पैटर्न कम हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स किसके आ रहे हैं कि अगर आपकी जो है जीआईटी के ऊपर अफेक्ट करेगी ये डिजीज, तो उससे कौन कौन से जो है अलामात होंगे, एक तो अल्सर हो जाएगा, डायरिया होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, ठीक है। लॉस ऑफ वेट, आपका वजन जो है दिन ब दिन कम होता जाएगा, अनीमिया,
खून की कमी, और अगर बच्चों के अंदर है तो फेलर ऑफ ग्रोथ, ठीक है, उनकी जो है ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, नशोनुमा उनकी जो है वो क्या होगा, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो है इसका जीआईटी के ऊपर इफेक्ट है। प्लेग्रा के अंदर जितनी भी है, इसको ये प्लेग्रा डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से हो रही है, विटामिन कौन से विटामिन की हो रही है, शाबाश बताएं। विटामिन B3 नाइसिन B3 ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। हमने स्कर्वे पढ़ा था, फिर बेरी बेरी पढ़ा था, आप प्लेग्रा, ये सारे आपने नाम जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये आपने याद रखने हैं। मैडम ये डायरिया के कौन सा डिजीज है? डायरिया जो है, डायरिया के डिफरेंट पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, ठीक है। डायरिया जब आपकी स्टमक की पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तब भी आपको हो सकता है। जीआईटी की मोर्टेलिटी इंक्रीज होती है तब भी हो सकता है। ये लूज मोशन इनको कहते हैं, ठीक है, लूज। ठीक है, तो ये था हमारे पास विटामिन B3। इसमें कोई आपको मसला है बताएं तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। नो मैम, ठीक है। है हमारे पास विटामिन पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड, इट इज आल्सो वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड इट इज आल्सो नोन एज विटामिन B5, ठीक है। इसको हाईलाइट करें, इसको विटामिन B5 भी कहा जाता है और पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। सोर्सेज इसकी क्या है कि ये हमें एग, लीवर, एनिमल टिश्यूज और उसके अलावा जो है यीस्ट खमीर को कहते हैं, ठीक है, उससे भी जो है ये हमें मिलता है। इसके सोर्सेज है, उससे ये हमें मिल सकते हैं और हम इसको डाइट के थ्रू ले सकते हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंस इसका क्या है, मैम रिकमेंडेड, यीस्ट किसे कहते हैं? खमीर को कहते हैं, खमीर। जो बैक्टीरिया जो है उनकी फर्मेंटेशन की वजह से, जो यूजफुल बैक्टीरिया है, जब वो फर्मेंटेशन करते हैं तो तब हमारे पास बनती है, ठीक है, यीस्ट बनती है, खमीर। अम्मी से पूछिएगा खमीर क्या होती है, ठीक है। एग हो गया, लीवर हो गया, एनिमल टिश्यू, यीस्ट एक्सेट्रा। रिकमेंडेड डेली अलाउंस इसका लिख लें एडल्ट के अंदर, ठीक है, 4.7 मिलीग्राम पर डे है। इसको भी हाईलाइट कर लें, ठीक है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम्स, ये कोएंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है कि इट विच फंक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप अब कहाँ पर पाए जाते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, उसके अंदर क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपने एसिटाइल को ए एंजाइम, ये आपकी बुक में अंदर नहीं है, लेकिन बस आप इतना याद रखें कि इसकी जो इन्वायरमेंट होती है एसाइल ग्रुप की, वो आपके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर होती है। कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो डिफरेंट एटीपीज जो है एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो वो डिफरेंट स्टेप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर आप नीचे देखें लिखा हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ सुसिनाइल कोए, फैटी एसाइल कोए, तो इन सब के साथ ग्रुप्स के साथ एसाइल ग्रुप लगा हुआ है। और ये एसाइल ग्रुप जो है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट को इन्हांस करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर एक भी स्टेप मिस हो जाए तो आपकी जो है क्या होगी, एबनॉर्मेलिटी होगी, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो सुसिनाइल को ए, फैटी एसाइल को ए, कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटाइल को ए, ये सारे स्टेप जो है मिल के क्या बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, जो कि हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उसकी ट्रांसफर के लिए किसका होना जरूरी है, विटामिन B5 का होना जरूरी है। अगर बॉडी के अंदर विटामिन B5 की डेफिशिएंसी होगी तो जो एसाइल ग्रुप की ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगी, और जब एसाइल ग्रुप की ट्रांसफर नहीं होगी तो आपका मेटाबॉलिक जो रिएक्शन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ आ गई इस बात की। तो अगर इसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। उसको हम इंसोम्निया कहते हैं, इंसोम्निया, ठीक है, INSOMIA, इंसोम्निया। बर्निंग फूड सिंड्रोम, ठीक है, ये मैं आपको लिखवा देती हूँ, स्लीप डिस्टर्बेंस का लिखवा देती हूँ, बर्निंग फूड सिंड्रोम का भी लिखवा देती हूँ, ये आप लोग नोट कर लें अपनी बुक के ऊपर।
दूसरा है स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंसोम्निया। स्लीप डिस्टर्बेंस में क्या होगा, लैक ऑफ स्लीप कर लें, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, इस सिम्टम को कर लें, ठीक है। स्लीप रेशो जो है वो कम हो जाएगा, और नींद ना आना, नींद की कमी को हम क्या कहते हैं, इंसोम्निया कहते हैं, ठीक हो गया। दूसरा क्या है, बर्निंग, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, बर्निंग बुक सिंड्रोम, ठीक है, जो आगे लिखवा रही हूँ वो चीज नोट करनी है। इट इज आल्सो नोन एज, आल्सो एज गेरिसन, गेरिसन, ठीक है, गोपालन, गेरिसन गोपालन सिंड्रोम, ठीक हो गया। इट इज आल्सो नोन एज गेरिसन गोपालन सिंड्रोम, लिख लिया है, जी मैम। ठीक हो गया। इट इज अ मेडिकल कंडीशन, ठीक है, ये वो मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, it is a medical condition that causes severe burning, severe burning, severe burning and itching, itching किसे कहते हैं, ऑफ हीट, ठीक हो गया। अब बर्निंग फुट सिंड्रोम क्या है, बर्निंग से जाहिर है पैरों में जो जलन होती है, ठीक हो गया, पैरों में जलन होती है बहुत ज्यादा, उसको हम गेरिसन गोपालन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें सवेयर बर्निंग होगी, पैरों में बहुत ज्यादा जलन होगी और खारिश होगी, ठीक है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि कुछ नर्व टर्मिनल जो हैं उनके डैमेज होने की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग फुट सिंड्रोम कहते हैं। इसको लिख लें शाबाश, और इसको नोट कर लें, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि बर्निंग फुट सिंड्रोम को का दूसरा नाम क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, गेरिसन गोपालन सिंड्रोम भी इसे कहा जाता है। और इसमें क्या होती है, सवेयर आपके पैरों के ऊपर इचिंग होगी, खारिश होगी, ठीक है, और जलन होती है। लिख लिया आपने, जी मैम। हो गया। बर्निंग फूड सिंड्रोम, इनहिबिशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, दूसरा एक पेंटोथेनिक एसिड की जब डेफिशिएंसी होगी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, ठीक है, बर्निंग फूड सिंड्रोम होगा, और इनहिबिशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, और जो फैटी एसिड्स हैं उनकी सिंथेसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। जब सिंथेसिस रुक जाएगी, जो आपकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड जो अहम रोल प्ले कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन कर रहे हैं, दूसरा सेल मेम्ब्रेन की इनकी कंपोजिशन है जो कि फूड की डिफ्यूजन में बहुत अहम रोल प्ले करता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो पहुंचाना। उसके अलावा जो है जो कुछ फैट्स जो होते हैं हमारी स्किन के अंदर होते हैं, जो थर्मो रेगुलेटर का काम करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, आपकी बॉडी को हीट से बचाते हैं, तो उनकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर फैटी एसिड नहीं होगा तो उससे बहुत ज्यादा जो है आपकी बॉडी के ऊपर बुरे असरात होंगे। तो ये क्या था, पेंटोथेनिक एसिड था, इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, सोर्सेज हमने इसकी पढ़ी, कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस इसका क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा फंक्शन इसके क्या है कि ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं एसाइल ग्रुप की ट्रांसफर में, और एसाइल ग्रुप जो है मेटाबॉलिज्म को इनहांस करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन को जो है उसमें जो है बहुत ज़रूरी होता है एसाइल ग्रुप की ट्रांसफर, ठीक हो गया। उसके अलावा हमने पढ़ी डेफिशिएंसीज, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, बर्निंग फूड सिंड्रोम हो गया, गेरिसन गोपालन सिंड्रोम भी इसे कहते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि इसकी डेफिशिएंसी से फैटी एसिड्स की भी क्या हो जाती है, बॉडी के अंदर इनहिबिशन हो जाती है,
ठीक हो गया। तो ये थी आज आपकी क्लास, यहाँ तक थी और हमारे पास बाकी रह गए 10 मिनट्स। अब मुझे बताएं कि कोई मैम ये आप पढ़ना लें। जी, ये मैंने वो पॉइंट्स लिखवाए हैं, ये लास्ट वाली जो स्लाइड है, ठीक है, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नेक्स्ट स्लाइड नहीं है। ये वो पॉइंट्स है जो मैंने आपको अभी बताए हैं कि सेरोटोनिन क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप का क्या मतलब है और बर्निंग फूड सिंड्रोम। अब आपने क्या करना है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, जहाँ से समझ नहीं आए तो पूछे, शाबाश। फिर कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह परसों से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह। बताएं कहीं पे कोई इश्यू तो नहीं है आपको? किसी को कोई मसला? नो मैम, कोई मसला नहीं है फिलहाल। कोशिश करेंगे कि जो आपके लास्ट पेपर्स के अंदर, पास्ट पेपर्स के अंदर जो एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, या बल्कि मैं कोशिश करूंगी, अब ये चैप्टर हमारा कल एंड हो जाएगा ना, जी मैम। तो इसी के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो पिछले साल के पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं वो मैं यहीं पे लिख लूंगी, या उनकी जो है जिस तरह ये मैंने आपको पिक्चर शेयर की हुई हैं वो शेयर करा के आप लोग क्या करेंगे, निशान लगा लीजिएगा उनके, ठीक है। ठीक है वो मैम। भी एक आपके पास जो है फिर साल हो जाएंगे तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि मोस्टली जो है आपके रिपीटेड जो है क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, रिपीटेड एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो भी हम साथ में इसके एक एक चैप्टर के साथ जितने भी एमसीक्यूज होंगे मैं वो भी हेल्प कराती जाऊंगी, ठीक है। और अपने बाकी ठीक क्लास है। फेलोज को भी बता दें कि हम लोग जो है पिछले प्रीवियस पेपर्स जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, फिर रह जाएंगे उनको, ठीक जी है। मैम। कल से इंशाल्लाह ठीक। प्रीवियस पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, बाकियों को भी बता दें साथ में पढ़ के, उसके बाद 3 4 5 एमसीक्यूज उसके पेपर से रिलेटेड जो पीछे आ रहे हैं वो कर लेंगे, ठीक है। फिर ये ठीक है नोट्स मैम। सर आपको दे देंगे, तो फिर आपका जो है नोट्स भी कंपाइल हो जाएंगे और आपके पास बुक में भी मटेरियल होगा। और अब तो आपकी जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो मेरे ख्याल में दोबारा से स्टार्ट होने वाली हैं। कब क्या से मैम? मैम? क्या? न्यूज़ नहीं देखते ना आप लोग? नहीं देखते। 23 जून, कल 23 जून है, ठीक है। 23 जून को जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट से प्लान मांगा गया है, उसके बाद जो है डिसीजन होगा कि कब से आपकी जो है एक्टिविटी स्टार्ट होनी है, फिर वो जो सजेशन देंगे उसी के मुताबिक। इट मीन्स कि आपके पेपर भी होंगे, ठीक है, आपका जी मैम। हाँ अब होने वाली है स्टार्ट। मैम हाँ पंजाब स्टडी। वालों ने परमिशन कैंसिल नहीं कर दी? किस चीज़ की? वो पंजाब वालों ने प्रमोशन कैंसिल कर दिया ना पेपरों वाली। हाँ नहीं, वो पता नहीं है, जो हो चुका है मेरे ख्याल में उस पर दोबारा कोई वो नहीं आया डिसीजन। अब ये 23 जून को डिसाइड होगा, 23 जून के बाद मीटिंग होगी और उसके बाद इसी मंथ में हो जाएगा इंशाल्लाह कि आपकी जो दोबारा एजुकेशन है एक्टिविटीज वो कब से स्टार्ट होनी है। अगर बंद होगा तो फिर? नहीं होगा बंद, जब उसने प्लान मांग लिया इट मीन्स कि वो खोलना चाह रहा है। उसने कहा है कोई भी तरीका करें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है एजुकेशन एक्टिविटीज नहीं रुकनी चाहिए, पहले भी स्टूडेंट्स का बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। अल्लाह करे हो जाए बस। फिलहाल जो वैसे आप लोग कौन सा क्लासेस में आते हैं, अल्लाह करे हो जाए, किसने कहा है? सिफत ने। मैम शो करते हैं कर। चले ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है आज के लिए इतना काफ़ी, फिर जी मैम। इंशाल्लाह कल जो है आपका चैप्टर एंड करेंगे और इसके एमसीक्यूज भी हल करेंगे, अपने जितने भी क्लास फेलोज हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। कि कल से ठीक कोशिश है। करें वो भी क्लासेस लेने की, ठीक हो गया। और ये ठीक है पढ़ मैम। के आना है सारा। इंशाल्लाह।